हमारे भारतीय समाज में मनुष्य ने खुद से कुछ ऐसी कुप्रथाएं इजाद कर दी हैं अपनी घटिया मानसिकता के चलते, जिसके कारण मेंटली टॉर्चर होती हैं। सबसे ज़्यादा लड़कियां मेंटल टॉर्चर होती हैं, क्योंकि जो कुप्रथाएं हैं ना हमारे समाज की, जिनको परंपरा का नाम दिया जाता है या लड़कियों को मर्यादा से जोड़ के देखने के लिए हमको प्रेरित करता है, क्योंकि लड़कियों को ही समाज में एक ऐसा दर्जे में, एक ऐसे निचले पायदान में रखा गया है, महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को, कि ये पुरुष प्रधान समाज है ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि लड़कियां कुछ कर पा रही हैं या लड़कियां कुछ बन पा रही हैं। और इसलिए कुछ कुप्रथाएं हैं जो परंपराओं के नाम से चली आ रही हैं और आगे भी बहुत सालों तक चली आएंगी, क्योंकि ऐसी कुप्रथाएं जो ग्लोरीफाई कर दी जाती हैं समाज में ये बोल के उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, उनको कुप्रथाओं को, कि हमारे लिए एक स्टेटस का सब्जेक्ट है ये। हम इससे समाज में हमारा स्टेटस डिसाइड होगा उनको कुप्रथाओं में से। तो उनमें से एक कुप्रथा है हमारे समाज की बहुत बड़ी कुप्रथा, वो है दहेज प्रथा। और आज मैं उसी के बारे में आप सभी लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि इसके परिणाम तो आप सभी देख ही रहे हैं कि इसके परिणाम क्या हो रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि ऐसी घटनाएं पहली बार हो रही हैं हमारे भारतीय समाज में, हमारे देश में, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं पहले से चली आ रही हैं। अभी तो सुसाइड अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, या पहले जलाया जाता था, मार डाला जाता था उनको इतना, और मेंटल टॉर्चर किया जाता था। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में मानसिक रूप से बैलेंस नहीं फील कर पा रहे हैं, या तो फिर आप जो एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से रख रहे हैं वो पार्टनर आपका फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, तो रिश्तों का बोझ ढोने की आवश्यकता क्यों है हमारे समाज में? क्यों लड़कियों को बाध्य किया जाता है रिश्तों का बोझ ढोने को? अगर वो मेंटली वहाँ पे संतुष्ट नहीं है तो आप बोल दीजिए कि आप मेंटली संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बिल्कुल मत रहिए वहाँ पे, क्योंकि हमारी जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब एक माँ बाप अपने बेटियों को मान सम्मान, इज्जत, लाज, शर्म, मर्यादा, ये उनके सिनोनिम्स हैं, ये समानार्थी रूप में लड़कियां, मतलब एक परिवार की मर्यादा, लाज, सम्मान, ये उसकी समानार्थी हैं, किसके? बेटी के समानार्थी चलते हैं ये। अगर बेटी ने कुछ गलत कर दिया, या बेटी ने अपनी चॉइस की शादी ही कर रही है, या किसी से उसका अफेयर है, या किसी से बात ही कर रही है, तो लड़कियों के ऊपर इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर प्रेशराइज़ किया जाता है उनको कि तुम हमारे घर की इज्जत हो तो तुम कुछ ऐसा काम नहीं करोगी। और ये सिर्फ इज्जत और मान सम्मान लड़कियों के ही सिनोनिम्स हैं, बाकी लड़कों का नहीं है। अभी तो मैं लड़कों की बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी इस मैटर में, क्योंकि लड़के इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। आप सभी को थोड़ा सा ये स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन हम सभी ज़िम्मेदार हैं इस तरीके की कुप्रथाओं को लेकर के, क्योंकि ना हमने अपनी लड़कियों को पढ़ाना तो सिखा दिया है, ठीक है। अब पढ़ के जब वो अपने राइट्स का इस्तेमाल करना सीख रही हैं, अपनी स्वतंत्रता चाहती हैं, अपने आप को, अपनी लाइफ को जीना चाहती हैं, तो आप उसको ये बोल के बाध्य करते हो कहीं ना कहीं कि नहीं, अब तुम्हारी उम्र हो रही है, अब तुमको शादी कर लेनी चाहिए। अगर वो चाह रही है अपने कैरियर में ग्रोथ करना, तो आप उसको कैरियर में भी ग्रोथ करने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि वो शादी करके एक रिश्ते में बंध जाए और
उस रिश्ते में वो अपने 100% भी दे, और अगर उसको टॉर्चर किया जा रहा है तो वो सब कुछ सह के उस रिश्ते को निभाए भी। मतलब अगर टॉर्चर किया जा रहा है तो उसके पास बोलने के लिए भी नहीं रहता या कोई सुनने वाला नहीं रहता कि वो किस समस्या से या किस मेंटल प्रॉब्लम से डिस्टर्ब है या गो थ्रू कर रही है, उसकी क्या कंडीशन है। कम से कम माँ बाप को एक इतना स्पेस रखना चाहिए अपने बच्चों में, मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड के लिए मैं बोलूँगी कि अपने बच्चों के साथ एक ऐसा स्पेस मेंटेन करना चाहिए माँ बाप को कि बच्चा आपको क्लियर सब कुछ बता सके। और सबसे पहली बात तो यार, आप लोग ना शादी करते हो तो बच्चे के लिए शादी करते हो तो बोलते हो कि हमने तो बहुत अच्छा लड़का ढूंढा या लड़की ढूंढी शादी के लिए और हमने शादी करवाई बच्चे की। लेकिन आप क्या देखते हो पता, एक इंसान में सबसे पहले तो उसका स्टेटस देखते हो कि उसके पास कितना पैसा है, उसका बैकग्राउंड, उसका बैंक बैलेंस देखोगे, उसके पास कार है कि नहीं देखोगे उसके पास जॉब है कि नहीं देखोगे, और फिर आप इस चीज़ की श्योरिटी डिसाइड करते हो इन सब चीज़ों से कि सामने वाला पर्सन जो है वो आपकी लड़की को मेंटली सेटिस्फाइड कर पाएगा। फिजिकल सेटिस्फेक्शन की बात तो भूल ही जाइए, मेंटल सेटिस्फेक्शन की बात ही करूँगी मैं कि आप लड़कियों को कहाँ तक देखते हैं। क्योंकि यार एक लड़की है वो अपना घर छोड़ के एक जगह आके नए प्लेस में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। इफ़ शी इज़ वर्किंग तो उसके लिए तो अच्छा होता है कि बहुत कम समय के लिए ही अपने इन लॉज के साथ रहना पड़ता है या बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन अगर वो वर्किंग नहीं है और अगर उसको घर पे ही रखा जा रहा है तो भी उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई जाती हैं, ऐसी बताई जाती हैं कि हमारे घर नमक तेज़ नहीं खाया जाता या हमारे घर मिर्ची तेज़ नहीं खाई जाती। अब एक लड़की शादी करके गई है, उसको तो ये समझ में नहीं आएगा ना कि आपका टेस्ट कैसा है, लेकिन वो रहते रहते सीखेगी, सीखते सीखते सीखेगी। लेकिन आप उसको एक तरीके से मेंटल टॉर्चर करते हो ये सब बोल के कि हमारे घर में ऐसा नहीं चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी अपने घर से बहुत सारी चीज़ें सीख के आती है, और ऐसा तो नहीं है कि वो लाइफ को नहीं जान रही, नहीं समझ रही है। आजकल तो शादियां वैसे भी 30 के बाद ही की जा रही हैं या 28, 27 में की जाती हैं शादियां। तो सब इतने समझदार होते हैं कि सबको पता है कि कैसा क्या कब कहाँ किसको प्रोवाइड कराना है, कहाँ नहीं प्रोवाइड कराना है। लेकिन परंपराओं के नाम पे, मर्यादाओं के नाम पे हमेशा बलि चढ़ाई जाती है तो बेटियों की ही, लड़कियों की ही, कि तुमको हमारे घर में ऐसा चलता है तो ऐसा ही करना पड़ेगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम एक अच्छी बहू नहीं हो। और अगर वो अपने माँ बाप को इस चीज़ को बताती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या मेरे इन लॉज मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। टॉर्चर कभी कभी ऐसा भी होता है पता, कि हम मुंह से कुछ नहीं बोलते लेकिन हमारी जो कुछ चीज़ें रहती ना वो इतनी हर्ट कर जाती हैं सामने वाले को कि घर में अगर हमने कोई चीज़ घर सबसे पहले तो हमने एक फैमिली मेम्बर लाया है ना, तो आप एक फैमिली मेम्बर को कैसे देखोगे। फैमिली का मतलब क्या होता है, फैमिली का मतलब होता है कि हम साथ में बैठकर कुछ भी चीज़ डिसाइड करें, साथ में बैठ के हम डिस्कस करें किसी भी मैटर को और तब कंक्लूज़न में पहुँचे। मतलब एक फैमिली मेम्बर को, एक बहू को भी पता होना चाहिए कि घर पे क्या चल रहा है। तो जब आप उसको वो स्पेस नहीं देते हो तभी वो अपने आप को एक आउटसाइडर फील करती है, और जब वो आउटसाइडर फील करेगी तो फिर आपको कैसे अपना पाएगी वो। आप उसके लिए कंफर्टेबल जोन बनाइए ऐसा कि वो कंफर्टेबल होके आपको बता सके। आप अपने घर की बेटियों के लिए बहुत कंफर्टेबल जोन बना के रखना चाहते हैं कि नहीं हमारी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वही बहुओं के साथ इतना पक्षपात क्यों किया जाता है कि उनको एक कंफर्ट जोन में नहीं रखा जाता, या उनके लिए ही सारे कि तुम सुबह जल्दी उठोगी, तुम ये काम नहीं करोगी, तुमको ये काम करना चाहिए, तुमको वो काम करना चाहिए। मतलब आप एक सर्वेंट ही लाते हो क्या ब्याह के, शादी करके। मैं सबसे पूछना चाहूँगी कि आप बेटी और बहू में जब तक फ़र्क करेंगे ना तब तक ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, मेंटल टॉर्चर होने वाली। मैं इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में इसलिए ले जा रही हूँ, दहेज प्रथा को, क्योंकि ना दहेज प्रथा जो कुरीति है और इतने सारे नियम कानून दहेज
देने वालों के दहेज लेने वालों के लिए बने हैं, लेकिन दहेज देने वालों के लिए भी बनना चाहिए कि भाई अगर कोई दहेज दे रहा है तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो था तो आपने अपनी बेटी को दे दिए, लेकिन लालची लोगों का मुंह तो खुलता जाएगा ना कि उनको और चाहिए और चाहिए। लेकिन मैं मानती हूँ इस चीज़ को, और मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है बहुत कि आप कुलीन वर्ग के लोगों में तो देखेंगे कि दहेज में हमको सोना इतना मिला, कार दी गई, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं उनको एक कर्ज लेने का बोझ आ ही जाता है, कर्ज के बोझ तले दब ही जाते हैं वो शादियों में, क्योंकि वो फुलफ़िल नहीं कर पाते उतनी सब चीज़ें, फिर भी बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन उसी मिडिल क्लास से कि आपको ज़्यादा करके किसको दिखाना है भाई? आप अपनी लड़की की शादी कर रहे हो, शादी एक हमारे समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बोलना चाहूँगी इस चीज़ को रिचुअल है, जो कि एक हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। लेकिन आप उसको इतना ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो भाई? मेरा कहना है कि आप शादी में इतना पैसा क्यों खर्च करना है आपको लोगों को दिखाने के लिए कि हमने इतनी अच्छी सजावट कराई, हमने इतना अच्छा दहेज दिया, हमने इतना अच्छा किया, और बाद में चल कर के उस रिश्ते का हो जाता है सत्यानाश, आपका पैसा हो जाता है ख़त्म, और फिर आप करते हो केस कोर्ट कचहरी। क्यों? क्योंकि अब आपको उस पैसे को अपने वापस लाना है, क्योंकि आपने तो खर्चा बहुत कर दिया वो अलग, और लड़की घर में आके बैठ गई, आपके ऊपर बोझ बन गई, इसलिए आपको फिर वापस चाहिए पैसा। क्यों? क्योंकि आपने लड़की को पढ़ाया लिखाया है तो सिर्फ शादी करके बच्चा पैदा करने के लिए। आपने उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ ये बताया है कि आप भारतीय समाज में महिलाओं को या लड़कियों को सिर्फ ये बताया जाता है कि आप इतना पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, आपको सब कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाके आपको शादी करनी है, आपको बच्चा पैदा करना है, और आपको एक फैमिली को खुश रखने का काम करना है। तो ये कहाँ तक सही है? मैं लड़कियों से भी पूछूंगी, क्योंकि लड़कियां ना क्या पता कौन से जीवन में जीती हैं कि उनको शादी करने में इतना इंटरेस्ट होना भी चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नीड्स रहती हैं जो शादी के बाद ही फुलफ़िल हो पाती हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि आपको शादी करनी है तो आप सिंपल शादी भी तो कर सकते हैं ना, आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, आप रजिस्टर्ड मैरिज कर सकते हैं। आपको इतना ग्लोरीफाई क्यों करना है शादियों को, जिसमें इतना अच्छा खासा आप पैसा बर्बाद कर रहे हो? पैसा बर्बाद करते हो सो अलग, फिर दूसरे लोग भी देख के वही पैसा बर्बाद करते हैं, क्योंकि फ़लाने की लड़की ने इतना खर्च करवाया अपने पिताजी से, तो दूसरी फ़लाने की लड़की भी बोलेगी कि पापा उसकी शादी में ऐसा हुआ था तो मुझे भी चाहिए, और फिर इसको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और दहेज को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि फ़लाने को फ़लाना फ़लाना सामान मिला, या फ़लाने को फ़लानी वाली गाड़ी मिली है, कार मिली है। तो आप इतने जब सक्षम हो कि आप शादी कर पा रहे हो, तो आपको ये सब लेने की क्या आवश्यकता है? और पहली बात तो मैं ये बोलूँगी यार कि देना ही क्यों? आप अपने बच्ची को अच्छी शिक्षा दीजिए, आप उसको इस लायक बनाइए कि वो जॉब कर सके, स्किल डेवलप कीजिए, और उसके नाम से पैसा आप जमा कर दीजिए। लेकिन आप ये क्या करते हैं कि आप दहेज के नाम पे, अपने सम्मान के नाम पे आप उसको सोना देंगे, आप उसको चांदी देंगे, आप उसको कार देंगे, आप उसको घर का सामान देंगे। क्यों देना भाई? आप तो लड़का देख के कर ही रहे हो ना शादी, कि लड़का एलिजिबल है इतना कि वो शादी करके एक फैमिली को, अपनी पत्नी को, अपने घर वालों को अच्छे से रख पाएगा। तो फिर ये सब दिखावा क्यों? और जब तक ये दिखावा चलता रहेगा हमारे समाज में, तब तक ये दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं समाप्त नहीं होने वाली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दोषी होता है दहेज देने वाला, लेने वाला नहीं। क्योंकि दहेज देने वाला बोल दे कि मैं नहीं हूँ भाई, मैं 1 रुपये नहीं दूंगा, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको दहेज देने के लिए बाध्य कर सके। लेकिन यहाँ बात आती है तो दहेज देने वाले की, कि वो अपनी औकात से बढ़कर दहेज देते हैं बच्चे को,
और फिर बच्ची को फिर वही कि भैया सामने वाला तो है उसके पास इसलिए वो इतना दे पा रहा है, तो फिर सामने वाला फिर उसको ताने के रूप में कुछ सुनाएगा कि तुम अपने घर से अलमारी नहीं लाई, तो तुमने अपने पापा से ये नहीं खरीदवाई, तो तुमने अपने पापा से वो नहीं खरीदवाई। शादी करते समय ही अगर आप सब बोलने लगे ना, हम सब बोलने लगे कि हमको 1 रुपये दहेज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ लड़की चाहिए, शादी करनी है, शादी इसलिए करनी है क्योंकि शादी भारतीय समाज का बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारे समाज में, इसलिए बस शादी को इतना ग्लोरीफाई करते हो आप, वैवाहिक समारोह में इतना पैसा खर्च करते हो आप, किस लिए, किसको दिखाना है? शादी के बाद अगर वो रिश्ता बहुत अच्छा रहता है तो आपको वो पैसा नहीं खलता है कहीं ना कहीं, लेकिन शादी के बाद आपकी बच्ची की जान चली जा रही है या शादी के बाद वो नहीं रह पा रही है, ससुराल का सुख नहीं भोग पा रही है, जो ऐशो आराम आपने उसको प्रोवाइड कराए थे वो सब नहीं सुख भोग पा रही है, वो तो फिर मतलब क्या है यार देने का। लेकिन लोग इसी बात को नहीं समझते। अभी भी ऐसी सब घटनाएं हो रही हैं, लड़कियां बोलती हैं कि मैं नहीं रह पाऊंगी, ताने दिए जा रहे हैं सास की तरफ से, ससुर की तरफ से या पति की तरफ से, तो भी बोला जाएगा हमने तो सुन के रहा है, तुम भी सुन के रहो। पैट्रियार्की चली आ रही है क्योंकि सासों ने सुना है तो बहुओं को सुनाएंगी और फिर यही बोलेंगे कि हमारी सास ने भी तो ये किया था हमारे साथ। तो ये बहुत ही गलत है। मैं भारतीय समाज को बहुत ही गलत ठहराती हूँ और ख़ासकर औरतों के लिए ही बोलूँगी मैं कि आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं, क्या आप में इतने बदले की भावना है कि आप भी वही करोगे सामने वाली औरत के साथ या सामने वाली अपनी बहू के साथ, लड़कियों के साथ? क्यों करना है भाई? जब आपके साथ वो चीज़ गुजर चुकी है तो आपको तो सीख लेनी चाहिए ना कि भैया मेरे साथ गुजरा, मैंने सहा है, तो मैं दूसरे को वो बर्डन या दूसरे को वो प्रेशराइज़ ना करूं किसी चीज़ के लिए। और मैं अपने घर पे भी बोलूं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी सिखाऊं कि दहेज के बगैर शादी करो बेटा। आप लड़की को देख के, आप लड़की को देख के शादी करो कि आप लड़की के साथ खुश रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। आप ये देख के शादी कर रहे हो कि सामने वाले फलाने के घर से तो हमें कार मिलेगी, तो फिर आप क्या कार से शादी कर रहे हो या लड़की से शादी कर रहे हो? जब समानों से एक इतना अहम रिश्ता है हमारे सामाजिक ढांचे को जो बना के रखा है, विवाह एक इतना अहम रोल प्ले करता है, लेकिन वहाँ भी आपने देखा होगा कि रिश्तों को पैसों से तोला जाता है। जहाँ पे जो इतना महत्वपूर्ण रोल है, जो हमारे पूरे मानव समाज को आगे बढ़ाने के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम शादी करते ही इसलिए हैं कि हम मानव समाज को आगे बढ़ा सकें, बच्चा पैदा कर सकें। लेकिन दो लोग जब एक दूसरे के साथ ही एक बैलेंस फील नहीं करेंगे, संतुष्टि फील नहीं करेंगे, उनको मेंटल स्ट्रेस रहेगा, तो क्या वो उस शादी में रह के जो बच्चे को ला रहे हैं तो वो बच्चा बहुत ही अच्छा हो पाएगा या बच्चा कुछ अच्छा काम कर पाएगा आगे जनरेशन में, कुछ अच्छा दे पाएगा आगे की जनरेशन को? नहीं दे पाएगा। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि शादी का पैमाना ही ऐसा, मतलब शादी को पैसों से तौल के देखेंगे आप, जब तक ना शादी को पैसों से तौल के देखेंगे तब तक शादियों का यही हाल होगा, या बेटियां आत्महत्या करेंगी या मारी जाएंगी, या पुरुषों को भी, आजकल तो पुरुषों को भी मारा जा रहा है, पुरुष भी आत्महत्या कर रहा है। तो शादी का जो मेन पैमाना है, सबसे पहले तो भारतीय समाज को, हमारे सभी समाज को ढूंढना पड़ेगा कि भारतीय समाज में शादी का क्या पैमाना होना चाहिए। सबसे पहली बात तो कि इंटरकास्ट मैरिजेस, उनको आप आगे बढ़ाइए कि इंटरकास्ट मैरिजेस, जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करके शादी करते हैं ना, तो बहुत ही सारी जगह अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं। हाँ, बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसा होता है कि बैकग्राउंड के जो फैमिली के लोग रहते हैं, दो लोगों के, पति पत्नी के अलावा के लोग, उन लोग भी कभी कभी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन फिर भी अब जब हम इस चीज़ में प्रैक्टिकल करेंगे ही, प्रैक्टिकल करके तो देखना ही पड़ेगा। इंटरकास्ट मैरिजेस को जब हम अप्रोच करेंगे तो खुल के लोग सामने आएंगे, दो लोग, कि हम दोनों को शादी करनी है, और शायद वो लोग अच्छे से बैलेंस कर पाएँ एक दूसरे में।
और इंटरकास्ट मैरिजेस से ये भी होगा कि दहेज ना हमको देना पड़ेगा और ना सामने वाला लेगा, ठीक है। और ये अब थोड़ी सी मोरल ड्यूटी हो जाएगी लड़के और लड़कियों में भी कि उनको दहेज ना लेना है ना देना है, सिर्फ हम दोनों के बीच अगर प्यार है तो हम प्यार से ही उस शादी को निभाने की कोशिश करेंगे, एक रिस्पेक्ट से निभाने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे के परिवार को रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, केयर देंगे। तो दो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट रहती है एक शादी में, ना कि पैसा, ना कि दहेज, ना कि उनका स्टेटस, ना कि उनका स्टैंडर्ड। तो जब तक हम सभी ये नहीं सोचेंगे ना कि शादियों के लिए पैमाना हम सही डिसाइड कर रहे हैं या नहीं, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और ऐसी घटनाओं से हमको अगर अपने समाज को सुरक्षित करना है या अपने समाज में ऐसी अराजक घटनाएं ना हो, इसलिए हमको कोई ठोस पैमाना शादी के लिए डिसाइड करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। अब मैं इस वीडियो को आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी। बोलने के लिए, बताने के लिए मेरी समझ के अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन मेरा जो व्यू है मैं आप लोग सभी के सामने शेयर करती हूँ और आप लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे नहीं करेंगे वो आपके व्यू पे डिपेंड करता है। लेकिन वो माँ बाप जिसने अपना बच्चा खोया है, वो माँ बाप जिसकी लड़की घर में आके बैठ जाती है एक रिलेशनशिप टूटने के बाद, तो उन माँ बापों को भी समझना होगा कि हम जब लड़कियों को इज्जत की तौर पे नहीं देखेंगे ना, उसको एक ह्यूमन की तौर पे देखेंगे कि वो एक लड़की है, उसकी भावनाएं हैं और वो भी जीना चाहती है जीवन को, तो ही हम समझ पाएंगे कि हम इन सब जो हमारे समाज के में जो तनाव उत्पन्न होता है इन सब चीज़ों से, तो वो काफ़ी कम होगा फिर। तो थैंक यू सो मच।